हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे सी चैनल बहन्स पढ़ाई में। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपना चैप्टर ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स। ठीक है, तो वैसे तो चैप्टर बहुत शॉर्ट है, इजी भी है। ये लेक्चर सुन लो, दैट्स मोर देन इनफ, है ना। कोई भी डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। एंड ये नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पर। ठीक है, दोनों के लिंक इंस्टेंट टेली के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। ओके, तो इसमें ना काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ऐड की हैं क्योंकि हर साल फिजिकल एजुकेशन का जो सिलेबस है वो चेंज हो जाता है। तो जो जो चीज़ें ऐड की हैं वो आप नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। टेलीग्राम के नोट्स पर भी आई गेस आपको एक दो चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी या फिर मैं न्यू नोट सेंड कर दूंगी आपको। ठीक है, सो ट्रेनिंग का मतलब तो आपको पता ही है कि किसी भी चीज़ में ट्रेनिंग करना, उसके लिए प्रैक्टिस करना। और डोपिंग मतलब क्या होता है, द यूज़ ऑफ ड्रग्स, है ना। तो अब हम वो देखेंगे, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या होता है कि हम कुछ रूल्स के हिसाब से, हम कुछ प्रिंसिपल्स के हिसाब से स्पोर्ट्स पर्सन की तैयारी करवाएं, उसकी प्रिपरेशन करवाएं, ताकि वो अलग अलग स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस कैपेसिटी को इम्प्रूव करे, है ना। तो ये स्पोर्ट्स ट्रेनिंग होती है। ये एक स्पेशल टाइप की ट्रेनिंग होती है जिससे एक स्पोर्ट के लिए जो फिटनेस है और परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो सकता है। जैसे मान लो क्रिकेट है, क्रिकेट की ट्रेनिंग दी तो क्रिकेट के लिए जो फिटनेस लेवल चाहिए और जो परफॉर्मेंस लेवल चाहिए वो स्पोर्ट्स पर्सन का इम्प्रूव हो सकता है विद द हेल्प ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, है ना। ये जो है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग बेसिकली एक पर्टिकुलर स्पोर्ट की ही होती है। जैसे क्रिकेट की ट्रेनिंग अलग होती है, बैडमिंटन की ट्रेनिंग अलग होती है, ताकि उसकी उस स्पोर्ट के हिसाब से जो परफॉर्मेंस है वो एक स्टूडेंट की अचीव हो जाए, है ना। इसका मेन एम क्या है कि स्पोर्ट्स पर्सन की जो परफॉर्मेंस है उसको डेवलप करना, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट है वो हमें मिल सके, है ना। ट्रेनिंग प्रोग्राम को अलग अलग स्टेजेस में डेवलप किया जाता है। जैसे क्वार्टरली यानी कि 4 महीने में, हाफ ईयरली 6 महीने में, एनुअली यानी कि पूरे साल, ऐसे ऐसे इसको डिज़ाइन किया जाता है। और 3 टाइप के साइकिल होते हैं, उनके अंदर इसको परफॉर्म किया जाता है। एक होता है माइक्रो साइकिल जो कि मंथ का वर्कआउट प्लान होगा कि मंथ्स के हिसाब से कैसे ट्रेनिंग चलेगी। एक होगा मेसो साइकिल यानी कि वीक्स के हिसाब से ट्रेनिंग चलेगी। और माइक्रो साइकिल मतलब कि कितने डेज आपकी ट्रेनिंग चलेगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है ये, प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग, है ना। पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। इसमें क्या होता है, ट्रेनिंग को जो है ना कंटिन्यूअस करवाना चाहिए, ज़्यादा लंबा ब्रेक नहीं देना चाहिए, नहीं तो फिर जो ब्रेक लग गया तो फिर सारी ट्रेनिंग मिट्टी मिल जाएगी। प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग लोड, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो हम वेट लिफ्टिंग लगा लेते हैं, तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो आपकी बॉडी को आदत पड़ गई कि आप 5 किलो वेट जो है उठा सकते हो, तो आपकी बॉडी को फिर 8 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, ऐसे ऐसे उन चीज़ों में भी अडेप्ट करा। मतलब पहले 5 किलो में परफेक्ट हो, फिर 8 में, फिर 10 में, ऐसे ऐसे करके। तो ट्रेनिंग लोड मतलब इंक्रीज करवाते जाना वेट लोड, है ना। प्लान एंड सिस्टमैटिक, अब क्या होता है, सारे स्पोर्ट्स अलग हैं, सबकी ट्रेनिंग अलग है, सब में एक अलग कैपेसिटी चाहिए, अलग परफॉर्मेंस चाहिए। तो ट्रेनिंग को बहुत अच्छे से प्लान करवाना चाहिए और सिस्टमैटिक तरीके से करवानी चाहिए ताकि अच्छे रिजल्ट्स मिले, है ना। जनरल एंड स्पेसिफिक ट्रेनिंग, जनरल ट्रेनिंग क्या होता है, ताकि एक स्पोर्ट्स का हम बेस जो होता है ना वो समझ ले अच्छे से कि कैसे स्पोर्ट्स खेला जाता है। उसके लिए बेसिक जो ट्रेनिंग है वो पहले वो दी जाए, उसके बाद हम धीरे 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 आगे आगे की, जैसे मान लो जो मैथ्स का चैप्टर ही लगा लो, सबसे पहले जो इजी एक्सरसाइज होती है पहले वो की जाती है, उसके बाद जो है टफ 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 क्वेश्चंस आते रहते हैं। मतलब एक के बाद दूसरा लेवल, दूसरे के बाद तीसरा लेवल, ऐसे। तो जनरल टू स्पेसिफिक ट्रेनिंग होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ साइक्लिसिटी, इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको 3 साइकिल्स ऊपर बताया कि ट्रेनिंग को जो है 3 साइकिल्स में बताना चाहिए, मतलब करवाना चाहिए। जैसे मैक्रो साइकिल, मेसो साइकिल और माइक्रो साइकिल में, मैक्रो साइकिल में जो ड्यूरेशन होती है वो 3 से 12 महीने की, मेसो साइकिल में 3 से 6 वीक्स की, और माइक्रो साइकिल में 5 से 10 दिन की। ठीक है, और इंश्योरिंग रिजल्ट, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को इस हिसाब से प्लान करना चाहिए ताकि हम जैसे छोटे छोटे टूर्नामेंट्स में छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स करा के देख लिए स्पोर्ट्स पर्सन के, है ना, ताकि वो थोड़ा बहुत अच्छे से उन्हें एक आइडिया हो जाए कि हमें कैसे प्ले करना है, हम कैसे अपने हायर रिजल्ट को अचीव कर सकते हैं, एक आइडिया हो जाएगा उनको, है ना। अच्छा, जैसे मान लो कोई भी आप प्रोफेशन चूज कर रहे हो, लाइक बीसी आप प्रोफेशन चूज कर रहे हो, आप कहीं पर इंटर्नशिप करोगे तो आपको पता चल जाए कि आप जो थ्योरी में पढ़ रहे थे उसको कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करना है ना। सेम केस विद द स्पोर्ट्स। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ अडेप्टेबिलिटी, अब यहाँ पे क्या होता है, वही ट्रेनिंग लोड वाला इसमें चीज़ है कि सबसे पहले आपको छोटा लाइक कम वेट लेना है, उसके बाद फिर आपको लोड बढ़ाते जाना है, इस टाइप से आपको अडेप्ट करना है हर टाइप के लोड में। यूनिफॉर्मिटी, इसमें क्या होता है, टाइम और ड्यूरेशन जो है एक्टिविटी का मेंटेन रखना चाहिए। कोई भी चीज़ ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए या फिर कम टाइम के लिए, मतलब बैलेंस होना चाहिए, जितना रिक्वायर्ड है उतना होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, अब 2 इंडिविजुअल एक जैसे तो हो ही नहीं सकते, सारे इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग हैं,
तो जो लोड होता है वो हर एक इंसान का अलग अलग कैपेसिटी, जरूरी थोड़ी ना कि सामने वाला अगर 100 किलो उठा पा रहा है तो आप भी 100 किलो उठा पाओगे, क्या पता आपकी कैपेसिटी 40 किलो की हो। इस तरीके से तो ट्रेनिंग को बहुत अच्छी तरीके से प्लान करना चाहिए, आपकी एज के हिसाब से, हेल्थ कंडीशन के हिसाब से, इंडिविजुअल कैपेसिटी के आधार पे, रिकवरी पेस के आधार पे, है ना, आपका फिजिक क्या है एज अ स्पोर्ट पर्सन उसके आधार पे, है ना। फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी क्या होती है कि जो ट्रेनिंग है स्पोर्ट्स पर्सन की उसको अच्छे से प्लान करना चाहिए और उसके अंदर से जितना ज़्यादा निचोड़ निकाला जाए या फिर मैक्सिमम बेनिफिट जितना हम ले पाए उतना हम कर पाए, है ना। अब एक नया कंसेप्ट आया है वार्मिंग अप एंड लिम्बरिंग डाउन, तो अब वार्मिंग अप क्या होता है वो देख लेते हैं। वार्मिंग अप मतलब कि जैसे वार्म अप करते हैं कोई भी चीज़ करने से पहले, कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले हम बॉडी में हीट जनरेट करते हैं, दैट इज वार्मिंग अप। ये कुछ एक्सरसाइज या कुछ मूवमेंट्स होती हैं जो कि मेन एक्टिविटी से पहले की जाती है, इससे हमारी बॉडी जो है साइकोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली उस एक्टिविटी का स्ट्रेस बियर कर सकती है ना। ये बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा देती है ताकि हम जो है मेन एक्टिविटी को अच्छे से कर पाए, है ना, और हम जो है हमारे न्यूरोमस्कुलर जो कोऑर्डिनेटर है वो भी काफी अच्छे से बैलेंस हो जाए। अब वार्मिंग अब जो है वो दो तरीके से हो सकती है, पैसिव और एक्टिव, है ना। पैसिव क्या होता है, इस सिस्टम में जो प्लेयर है वो अपनी बॉडी को वार्म अप कर लेता है कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज से। बॉडी को वार्म अप करना मेन होता है, जैसे कि हॉट बाथ ले लेता है, सोना बाथ ले लेता है, स्टीम बाथ, मसाज एक्सेट्रा, ऐसे वो हीट जनरेट कर लेता है अपनी बॉडी में। एक्टिव क्या होता है, इसमें जो है बॉडी प्लेयर जो है वो अपनी बॉडी को काफ़ी सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कराता है और वो फिर अपनी बॉडी में हीट जनरेट करता है, मतलब एक टाइप की मसल्स की मूवमेंट वो कराता है। अब दो मसल्स की मूवमेंट भी दो टाइप की होती है, एक होती है जनरल, जनरल वार्मिंग अप। इसमें क्या होता है कि जैसे जॉगिंग हो गई, स्ट्रेचिंग हो गई, जंपिंग हो गई, स्ट्राइडिंग होगी, और स्पेसिफिक में क्या होता है इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा आ जाता है, रनिंग हो गई, ड्रिबिंग, शूटिंग, शूटिंग फॉर बास्केटबॉल, बॉल ड्रिंकिंग, किकिंग और हेडिंग फॉर फुटबॉल, ये होती है स्पेसिफिक वार्म अप एक्टिविटी। वार्मिंग अप कराने का क्या फ़ायदा होता है कि एक तो जो मेन एक्टिविटी करवाने से पहले जो हमारी बॉडी का हीट होना ज़रूरी है वो हो जाती है, ताकि हमें मेन एक्टिविटी के दौरान कोई चोट ना लगे, हमारा एनर्जी लेवल जो है वो बढ़ जाए, हम सुस्त सुस्त ना हो मेन एक्टिविटी को परफॉर्म करने से पहले, और हमें जल्दी से फास्टली और इफेक्टिवली रिस्पॉन्सेज मिल जाए। अब हम बात करेंगे लिम्बरिंग डाउन क्या होता है। लिम्बरिंग डाउन मतलब कि कूलिंग डाउन होता है ना। ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कि आप कंपटीशन के बाद परफॉर्म करते हो, जैसे वार्मिंग अप कंपटीशन से पहले था, लिम्बरिंग डाउन जो है वो कंपटीशन के बाद होता है, जब आपकी एक्टिविटी एंड हो जाती है। इसमें कुछ बहुत सारी सिंपल एक्टिविटीज होती है जो आप स्लो पेस पे करते हो, जैसे कि स्लो जॉगिंग, स्लो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज एट द एंड। आप जब खुद को कूल डाउन करोगे तो आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे नॉर्मल पे आने लग जाएगा, मतलब जैसे पहले हीट पे हो गया था फिर वो नॉर्मल पे आ जाएगा जब आप एक्टिविटी कर रहे थे उसके बाद, ठीक है। लिम्बरिंग डाउन से क्या होता है, आपका जो फटीग लेवल है मतलब टायर्डनेस लेवल है वो कम हो जाएगा, आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी और आपका पेन भी जो है वो कम हो जाएगा, है ना। अब हमें बात करनी है स्किल, टेक्निक, टैक्टिक्स एंड स्ट्रैटेजी के कंसेप्ट के बारे में। सो यहाँ पर क्या होता है, जैसे हमें स्किल नहीं पढ़ना इस बार, टेक्निक, टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजीज ही पढ़नी है। तो स्पोर्ट्स के वर्ल्ड में और दूसरे फील्ड में भी ये जो कंसेप्ट है टेक्निक, टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी स्किल मतलब सक्सेस के लिए और ग्रोथ के लिए भी। तो कैसे इंपॉर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है, जैसे मान लो आपका पेपर आ गया है ना, लाइक बोर्ड के एग्जाम्स ही आ रहे हैं, तो आप अलग अलग स्ट्रैटेजी की वीडियोस देखते हो या फिर आप खुद से ही स्ट्रैटेजी बना लेते हो कि मुझे कैसे पढ़ना चाहिए ताकि मैं वो बोर्ड एग्जाम को क्लियर कर पाऊँ, है ना। आप कुछ टेक्निक्स, कुछ स्मार्ट वर्क, कुछ स्ट्रैटेजीज बनाते हो खुद से या फिर कहीं से इंस्पिरेशन लेके, तब जाके आप जो है वो क्लियर कर पाते हो, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़नी है। टेक्निक क्या होता है, कुछ ऐसा मेथड होता है, स्टाइल होता है, मैकेनिक्स होते हैं, जिससे कि आप जो है वो अपनी स्किल्स करेक्टली सीख सकते हो, है ना। इसमें क्या होता है, कुछ मूवमेंट्स होती हैं, अभी स्पोर्ट्स की भाषा की बात हो रही है ना, इसमें कुछ मूवमेंट्स की जाती हैं, बॉडी पोजीशन, कोऑर्डिनेशन, ताकि एक टास्क जो है वो अच्छे से परफॉर्म हो जाए, है ना। और इसमें टेक्निक क्या होता है बेसिकली, जैसे आप अगर अपने स्कूल में बास्केटबॉल का गेम खेल रहे होगे पीटी पीरियड में, सो उसमें आपको बताते हैं कि अगर आपको बास्केटबॉल को बास्केट में डालना है तो आपको इस पोजीशन में, इस टेक्निक में आपको फेंकना है, तब जाके आपकी बॉल जो है उसके हायर चांसेस में डलने के। तो ये टेक्निक मतलब कि आपको अच्छे से लाइक एक स्टाइल अपनाना है, कोई मेथड अपनाना है, कोई मैकेनिक्स करने हैं, कोई मूवमेंट अपनाना है ताकि आपको जो टास्क है वो अच्छे से हो जाए।
इसमें अगर आपकी अच्छी टेक्निक है तो आपका जो चोट लगने का चांस है वो कम हो जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। कोच जो है वो एथलीट्स को रिफाइन करने में लगे रहते हैं, उनमें से अच्छा टेक्निक बताते रहते हैं ताकि वो जो है अच्छे रिजल्ट्स को पा सके, है ना। अब टैक्टिक्स क्या होते हैं, ये कुछ स्ट्रैटेजी वाले प्लान्स होते हैं, कुछ डिसीजन होते हैं जब एक गेम खेला जाता है तब वो लेने होते हैं कंपटीशन में, या फिर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है कि उस सिचुएशन में हम कोई ऐसा नुस्खा लगा दे, कुछ ऐसा प्लान लगा दे जिससे कि हमें अपोनेंट के खिलाफ एक एडवांटेज मिल जाए, है ना। स्पोर्ट्स में टैक्टिक्स जो हैं वो अलग अलग प्लेस के हिसाब से, फॉर्मेशन, सिचुएशन के हिसाब से किए जाते हैं ताकि हम जो है स्कोर अच्छे से कर पाए, है ना। मान लो कोई सिचुएशन क्रिएट हो गई, हमने कोई टैक्टिक्स लगा दिया फटाफट से और हमें गोल मिल गया, मौका मिल गया अपोनेंट के खिलाफ, है ना, और हमें स्कोर मिल गया इस तरीके से। ओके, तो इससे हमें सक्सेस मिल जाती है। और इससे क्या होता है, जैसे मान लो आपने कोई स्ट्रॉन्ग सा टैक्टिक लगा दिया तो आपके ओपोनेंट जो है वो गेस करता रह जाएंगे कि ये आपने कैसे कर लिया। अब स्ट्रैटेजीज के बारे में हम बात करेंगे। स्ट्रैटेजीज जो है वो ब्रॉड होती हैं, लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं, है ना, और ओवर आर्किंग अप्रोचेस होते हैं ताकि हम किसी ऑब्जेक्टिव को, किसी प्लान को किसी प्लान को अचीव कर ले, मतलब लॉन्ग टर्म ये प्लान्स होते हैं। इसके अंदर आप गोल्स को सेट करते हो, ठीक है, और क्या है इसके अंदर आप अपने इन्वायरमेंट को समझते हो, कुछ डिसीजन बनाते हो अपने गोल्स को लेके, है ना। अब स्पोर्ट्स में एक टीम की ओवरऑल स्ट्रैटेजी जो है वो किस चीज़ के ऊपर फोकस करेगी कि आप जो है कितने ज़्यादा एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हो, कितने क्रिएटिव मेंबर्स हैं आपके टीम के अंदर, है ना। बिजनेस और दूसरे एरियाज में देखें तो स्ट्रैटेजीज को कैसी हो सकती है कि नए मार्केट में हमें कैसे एक्सपैंड करना चाहिए, कैसे इंप्रूव करना चाहिए कस्टमर सर्विस को और अपने ऑपरेशंस को, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी जो है वो एक रोड मैप बनाती हैं सक्सेस के लिए। जैसे मान लो आपने स्ट्रैटेजी बनाई कि मैं ऐसा करती हूँ कि हर सुबह उठ के ये वाला काम कर लेती हूँ, या फिर हर सुबह उठ के इंग्लिश और हिंदी को दे देती हूँ जो कि ईजी है, मेरा इंग्लिश हिंदी कवर हो जाएगा, उसके बाद फिर आधा घंटा आईटी कंप्यूटर को भी दे दूंगी, उसके बाद क्या है 1 घंटा मैथ्स का, 1 घंटा साइंस का, 1 घंटा सोशल साइंस का, ऐसे ऐसे करके डेली का 6 घंटे पढ़ लेती हूँ। या फिर सैटरडे संडेज को मैं सिर्फ ये वाला सब्जेक्ट करूंगी और बाकी दिन ये वाले सब्जेक्ट करूंगी। तो ये आपका एक स्ट्रैटेजी, लॉन्ग टर्म मैप होता है जिसकी वजह से आपके बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से अब हम बात करेंगे कि डोपिंग क्या होती है। डोपिंग मतलब कि स्पोर्ट्स में कभी कभी एथलीट्स जो हैं अपनी परफॉर्मेंस को अच्छी करने के लिए कुछ ड्रग्स लेते हैं, और ये ड्रग्स बेसिकली बैंड होती हैं, प्रोहिबिटेड सब्सटेंस होते हैं, क्योंकि ये स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं, है ना। अब ये अनएथिकल माना जाता है, और किसने इस ड्रग्स को बैन किया है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी कि आईओसी ने। आईओसी चाहती है कि हमारे जितने भी स्पोर्ट्स हैं वो डोप फ्री हो, क्लीन स्पोर्ट्स हो। क्यों? क्योंकि इससे एक तो ड्रग्स से एक तो हेल्थ रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, और दूसरे जो अपोनेंट्स हैं या फिर स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ना, मतलब यू शुड फाइट लाइक इन अ गुड वे, है ना, इस तरीके से, नॉट बाय डूइंग चीटिंग और समथिंग एल्स बाय यूजिंग ड्रग्स। और उसके बाद डोपिंग जो है आपकी हेल्थ जो है वो तो खराब करेगा ही करेगा, जो कि बहुत डेंजरस भी हो सकती है। और डोपिंग जो है वैसे ट्रेनिंग के टाइम पे या फिर कंपटीशन डे के दिन लेते हैं कुछ लोग या फिर कुछ स्पोर्ट्स पर्सन। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज जो है वो बहुत सारे आपके लाइक बॉडी में साइड इफेक्ट्स कर सकते हैं, फिजिकल साइड इफेक्ट्स कर सकते हैं, जैसे कि प्रोमिनेंट ब्रेस्ट, श्रंकन टेस्टिकल्स, इनफर्टिलिटी, प्रोस्टेट ग्लैंड डेवलपमेंट, वुमेन की जो वॉइस है वो डीपर हो सकती है, एनलार्ज क्लिटोरिस हो सकता है, बॉडी हेयर इंक्रीज हो सकते हैं, और उसके बाद बैल्डनेस, थोड़ा गंजापन, रिवर्सिबल भी हो सकता है, और जो लाइक इनफ्रीक्वेंट एंड एब्सेंट जो साइकिल्स होते हैं वो हो सकते हैं आपके। बोथ मैन एंड वुमेन में काफ़ी ज़्यादा दर्द, एक्ने, सीवियर एक्ने हो सकता है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर मेडिकल टर्म्स में लिख रखा है। हाई बीपी, इसमें से आप 3-4 लिख सकते हो। एग्रेसिव बिहेवियर, ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम्स वगैरह, ठीक है। ड्रग डिपेंडेंस हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, HIV हो सकता है, और भी टीनेजर्स में भी फ्यूचर हेल्थ रिस्क की प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो बस हमारे चैप्टर में यही था, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है एंड ईजी है। अगर आप मतलब इसमें ना आप खुद भी बना के लिख सकते हो, मतलब जैसे अगर आपको बेसिक आइडिया पता चलेगा कि इसके अंदर है क्या, सो यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा वीडियो भी, और मेरा पढ़ाने का तरीका भी आपको अच्छा लगा होगा। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।